रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब अपना पहला शब्द है विद्यादान। क्या है पहला शब्द? विद्यादान। तो ये दो शब्द, ये रूढ़ शब्द में क्या आते हैं? रूढ़ शब्द में आते हैं मूल शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द में जिनका अर्थ यूं क्यों रहता है उनका, वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जैसे पत्ता है, पिता है, तो जूता है, इनका क्या है? मूल शब्द होता है, उनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। और यौगिक शब्द होता है, दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। मैं अभी आपको शॉर्ट में करवा रही हूँ, ये एक्सरसाइज करवाने के लिए। ठीक है, फिर जब अपना ये टॉपिक आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे अपन। तो इसमें क्या है, यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और जो योग रूढ़ शब्द होते हैं जिनका प्रयोग जो है किसी विशेष अर्थ में होता है। योग रूढ़ शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है। ठीक है, योग रूढ़ शब्द का प्रयोग जो है, इनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है। जैसे अब अपना सबसे पहले शब्द दिया है, आवाज आ रही है ना सबको क्लियर मेरी? एक बार यस, एक बार यस या नो कर दो। सबको आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? ओके, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द है अपना विद्यादान। विद्यादान। अब ये विद्यादान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें दो शब्द कौन कौन से हो गए? एक तो विद्या प्लस दान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये कौन सा शब्द हुआ? ये यौगिक शब्द। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है विद्यादान, इसलिए ये आप अपनी बुक में विद्यादान के सामने लिख लो यौगिक शब्द। कौन से शब्द है ये? यौगिक शब्द। फिर है लंबोदर, दूसरा है घोड़ा, सेकंड है घोड़ा। तो घोड़ा जो है अपने घोड़े के अर्थ में ही आता है, तो ये मूल शब्द है। कैसा शब्द है ये? मूल शब्द। तो ये इसके अंदर आएगा रूढ़ शब्द। इसके आगे आप अपनी बुक में फिल कर लो रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द। फिर तीसरा है अपना लंबोदर। लंबोदर का जो अर्थ है वो है लंबा उदर है जिसका। लंबा उदर है जिसका। तो लंबे उदर वाला कौन होता है? ये किसके अर्थ में आया है? लंबोदर के लिए, गणेश जी के लिए। किसके लिए आया ये? गणेश जी के लिए। तो इसका अर्थ है ये आएगा योग रूढ़ शब्द में। किसमें आएगा ये? योग रूढ़ शब्द में। ठीक है, फिर चौथा है पंकज। पंकज का मतलब क्या होता है? पंकज का अर्थ होता है पंख यानी कीचड़। पंकज का अर्थ होता है पंख यानी कीचड़। और जा मतलब होता है पैदा होना, यानी जो कीचड़ में पैदा होता है वो कौन है? कमल। जो कीचड़ में पैदा होता है वो कौन है? किस अर्थ के लिए आया है ये? कमल के लिए आया है। ठीक है,
तो जब इसमें लिख रहा है कि जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है, तो ये पंकज का अर्थ क्या आ रहा है? कमल। तो इसमें क्या आएगा? योग रूढ़ शब्द। ये भी कैसा शब्द है? योग रूढ़। फिर नेक्स्ट है कल। ठीक है, नेक्स्ट है ये कल। कल का मतलब भी हो गया यस्टरडे, टुमारो, यानी ये भी एक उसमें मूल शब्द, मूल अर्थ में ही है। तो ये भी किसमें आ गया? रूढ़ शब्द में। ये रूढ़ शब्द। आप अपनी बुक में फिल कर लीजिए। ठीक है, फिर है पुस्तकालय। पुस्तकालय। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पुस्तक और दूसरा आलय। पहला पुस्तक प्लस आलय। अब आप चैट बॉक्स पे लिख के बताओ ये कौन से शब्द के अंदर आएगा? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या योग रूढ़ शब्द? वेरी गुड। ठीक है, ये यौगिक शब्द के अंदर ही आएगा, क्योंकि यौगिक का मतलब होता है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है वो यौगिक। जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, तो ये किसके अंदर आया? यौगिक शब्द के अंदर। फिर नेक्स्ट है पुस्तकालय के बाद है नीलकंठ। नीलकंठ, ये इसमें कौन सा शब्द आएगा बताओ? चैट बॉक्स पर लिख के बताओ मेरे को कि नीलकंठ रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है या योग रूढ़ शब्द है? नीलकंठ। वेरी गुड। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा? ये योग रूढ़ के अंदर। क्यों आएगा? क्योंकि नीला है कंठ जिसका, इसका अर्थ क्या होगा? नीले कंठ वाला। इसका अर्थ क्या है? नीले कंठ वाला। तो कौन होता है नीले कंठ वाला? जिसका कंठ नीला होता है। कौन होता है वो? शंकर भगवान। कौन होता है? वेरी गुड। ठीक है, शिव जी, शंकर भगवान, नीलकंठ वाला। तो ये किसके लिए आया है? ये नीलकंठ शंकर, शिव जी के लिए। तो ये कौन सा हो गया? योग रूढ़। ठीक है, ये योग रूढ़ शब्द में आ गए। फिर है दुकान वाला। नेक्स्ट है दुकान वाला। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, दुकान और वाला। तो ये किस में आएगा? यौगिक शब्द में। दुकान प्लस वाला। तो ये किस में आया? यौगिक शब्द में। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया ना? किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार चैट बॉक्स पे लिखकर बता दीजिए। आ गया ना सबको क्वेश्चन ये समझ में कि ये विद्यादान यौगिक कैसे है, लंबोदर योग रूढ़ कैसे है, कल रूढ़ शब्द है, नीलकंठ योग रूढ़, घोड़ा रूढ़ शब्द, पंकज योग रूढ़, पुस्तकालय यौगिक और दुकान वाला भी यौगिक।
नहीं, प्लस को हलंत नहीं कहते हैं। हलंत जो शब्द के नीचे लगता है उसको कहते हैं। जैसे अपन वर्ण विच्छेद करते हैं ना, वर्ण विच्छेद करते हैं, जैसे अपन इस दुकान का वर्ण विच्छेद करते हैं, दुकान, तो दा के नीचे दामे से जब अपन ऊ को अलग करेंगे, दामे से जब अपन ऊ को अलग करेंगे तो दा के नीचे जो ये लाइन लगती है ना, नीचे आड़ी लाइन, इसको बोलते हैं हलंत। ठीक है, जैसे इसका अपन ने वर्ण विच्छेद किया, द, इसमें से छोटे ऊ की मात्रा है तो इसको छोटे ऊ को बाहर निकाला, फिर का में बड़े आ की मात्रा है तो आ प्लस ना प्लस आ। तो ये जो शब्दों वर्णों के नीचे, जो इन वर्णों के नीचे ये आड़ी लाइन लगी है, इसको हलंत बोलते हैं। ठीक है, इसको संस्कृत में हलंत बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ख है समास। फिर क्या है इसमें? समास। इनको अभी अपन शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, फिर डिटेल में तो अपने जब ग्रामर की बुक में आएंगे ना तब डिटेल में पढ़ेंगे सारे। ये आपस में चैट नहीं करो, आपस में चैटिंग नहीं करो। ठीक है, फिर है समास। समास का अर्थ होता है छोटा करना अथवा संक्षिप्त करना। जैसे अपन लिखते हैं यहाँ जन्म से अंधा। ठीक है, जन्म से अंधा, जो व्यक्ति जन्म से अंधा है उसको क्या कहेंगे अपन? जन्म से अंधा। इस तरह से बोलेंगे, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे? जन्मान। ठीक है, तो इसको तो बोलेंगे अपन समास विग्रह। ये हो गया समास, यानी दो शब्दों को जब मिला देते हैं, छोटा करना। समास का अर्थ होता है छोटा करना अथवा संक्षिप्त करना। भाषा को सटीक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए कभी कभी दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे समास कहते हैं। और वहीं उस पदों को, जो समस्त पदों को अलग अलग करके लिखा जाता है, उनके आपसी संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? समास विग्रह। तो ये तो हो गया समास विग्रह। क्या हो गया ये? समास विग्रह। ये वाले टॉपिक अपन डिटेल में ग्रामर बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया समास विग्रह। और ये इनको मिलाकर के ये समास। तो अब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए। निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए। तो पहला है जन्मांत। तो जन्मांत का क्या हो गया? जन्म से अंधा। ये आप अपनी बुक में लिख लो, जन्म से अंधा। बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना सबको? बोर्ड क्लियर है ना? ओके, ठीक है। तो फर्स्ट में जन्मांत में लिखोगे जन्म से अंधा। फिर सेकंड है समय के अनुसार। समय अनुसार लिख रहा है ना? सेकंड है समय अनुसार, समय के अनुसार। ठीक है, तो अपनी बुक में क्या दिया हुआ है? समयानुसार। फिर है हस्तलिखित।
हस्त का मतलब क्या होता है? हाथ। हस्तलिखित, हस्त का मतलब होता है हाथ, यानी हाथ से, हस्त से लिखित। फिर नेक्स्ट है लंबोदर। लंबा है उदर। उदर माने क्या होता है? पेट। उदर माने होता है पेट। लंबा है उदर जिसका, उसको क्या लिखेंगे? लंबोदर। ठीक है। फिर है कमल नयन, यानी कमल के समान नेत्र। कमल नयन। फिर है चौराया। नमक मिर्च। देखो जिसमें ये वाला योजक चिन्ह आता है ना, ये जो बीच में लगा है नमक और मिर्च के बीच में जो चिन्ह लगा है, इसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। और इसमें क्या है कि हमेशा द्वंद्व समास होता है इस तरह के में। तो ये कौन सा समास होता है इसमें? द्वंद्व। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? नमक और मिर्च। ठीक है। फिर इसके नीचे वाला जो है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये आपको करवा दिए थे ना इससे पहले वाली क्लास में। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में आपको ये विलोम शब्द लिखवा दिए थे। मैं एक बार फिर से ओरली बोल रही हूँ। आनंद का क्या लिखवाया था? शोक या दुख, असंचित। आप सबने लिख लिया होगा ना अपनी बुक में पहले वाली क्लास में। असंचित ज्ञान को हम कभी भी संचित कर सकते हैं। सुसंगत में बैठने से जो ज्ञान मिलता है वह कुसंग में बैठने से नहीं मिलता। पिछली बार मैंने जो करवाए थे ना, वो यहीं से करवाए थे आपको विलोम शब्द। फिर है मानसिक विकारों को दूर करने के लिए पुस्तकें उपयुक्त औषध है। औषध का मतलब होता है दवा, अनुपयुक्त वस्तु नहीं। प्रारंभ से जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह कभी भी व्यभिचारी नहीं होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आपका है संज्ञा। इसमें तो इस वाले संज्ञा में जो है आपको पाठ में से 5 जातिवाचक तथा 5 भाववाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखने हैं। ये आप लोग चैप्टर रीड करोगे, फिर उसमें से छांट कर इसमें लिखोगे। ठीक है। फिर है आपका जो शब्दांश किसी शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं।
ये लिख लिया ना सबने? वे ये फिल कर लिया बुक में सारा? ओके, ये लिख लिया ना? ठीक है, मैं ये रब कर देती हूँ। हाँ, अब है इसमें निम्नलिखित उपसर्गों द्वारा पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 उपसर्ग। ठीक है, इसमें उपसर्ग अपन ने 5th क्लास में भी पढ़े थे, समझाए थे ना? कहाँ पर लगते हैं, शब्द के पीछे या शब्द से पहले? उपसर्ग जो है शब्द से पहले लगते हैं या शब्द के पीछे, कहाँ पे लगते हैं? प्लीज आंसर। ओके, ठीक है, उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं? शब्द के पहले। उपसर्ग शब्द के पहले लग करके उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हाँ, अब इसमें है, जैसे पहला उपसर्ग दे रखा, वो उपसर्ग दे रखा है पहला उप, पहला उपसर्ग दे रखा है उप। उप का अर्थ होता है समीप या पास। ठीक है, तो इसके दो शब्द बन गए, उपवन, उपनयन। ठीक है, यानी वन के पास और नेत्रों के पास। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। फिर दूसरा है दुर्ग। दुर्ग का अर्थ होता है कठिन या बुरा। तो दुर्ग का अर्थ होता है कठिन या बुरा। इससे शब्द बन गए, तो बन गए दुराशा, दुराशा। दुराशा का मतलब होता है बुरी आशा। फिर दुर्गंध, दुर्गंध बना लो या दुर्गम बना लो। दुर्गम का मतलब होता है कठिन रास्ता। ठीक है, कुछ भी बना लो इसमें। फिर दुर के बाद है परी। परी का मतलब होता है चारों ओर। परी का मतलब होता है चारों ओर या अधिक। तो इसका बन गया परिक्रमा। परिक्रमा, परिभ्रमण, परिवेश। ठीक है, परिभ्रमण या परिवेश। फिर नेक्स्ट है अन। अन का मतलब होता है अभाव। अन का मतलब होता है अभाव या निषेध। तो अनहोनी, अनसुना। ये सब अपनी बुक में फिल कर लेना आप लोग। कु का मतलब होता है बुरा। कु का मतलब होता है बुरा, यानी कुमार्ग, या कुरूप, कुबुद्धि, ऐसे खूब सारे बन जाएंगे। फिर है ला। ला का अर्थ होता है बिना।
और ला जो है उर्दू का उपसर्ग है, ये ला उर्दू का उपसर्ग है, ठीक है। और ला का अर्थ होता है बिना, जैसे ला इलाज, ला इलाज, लापरवाह, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अध। अध का मतलब होता है आधा, अध का अर्थ होता है आधा, तो इसका बन गया अध पका, अध पेट यानी आधे पेट। फिर लास्ट है आठवां अप। अप का अर्थ है बुरा या विरुद्ध, ठीक है। अप का अर्थ क्या है, बुरा या विरुद्ध। तो इसके दो शब्द बनेंगे, अपमान और अपयश। ठीक है, लिख रहे हो ना सब बुक में अपनी में? वेरी गुड, लाचार, ओके, ठीक है। तो इस तरह से उप के हो गए उपवन, उपनयन। दुर का हो गया दुराशा, दुर्गंध। परि का परिक्रमा, परिवेश। अन अनहोनी, अनसुना। कु का कुमार, कुरूप। ला का लाइलाज, लापरवाह। फिर है ला का लाइलाज, लापरवाह। अध का अधपका, अधपेट। अपमान यानी किसी का अपमान करना, बेइज्जत करना। अपयश यानी किसी को यश ना मिलना, बुरे रूप में यश प्राप्त होना, उसको बदनाम होना, अपयश का मतलब, ठीक है। अपयश का मतलब जिसकी जो बदनाम होना। और भी शब्द बन जाएंगे अपकार, अपशब्द, ठीक है। अब पाठ 1 और 2 सबने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा ना। उपनयन का मतलब होता है नयन यानी नेत्र, नेत्रों के पास, ओके। और एनी प्रॉब्लम, और किसी को कोई कुछ पूछना है? अब पाठ 1 और 2 में अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया, या जो अभी अपन ने पढ़ा है इसमें से कुछ समझ में नहीं आया, तो चैट बॉक्स पे लिख के मेरे को, ठीक है। और ये घा वाला जो संज्ञाएं ढूंढनी है ना, 5 जातिवाचक और 5 भाववाचक, ये बुक में से आपको खुद लिखना है, फिर बाद में मैं चेक कर लूंगी। अब पार्ट 1 और 2 कॉपी में भी सबने कर लिया होगा, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पार्ट 3। और ये बाकी के बच्चे क्यों नहीं जुड़ रहे क्लास में? आप अपने फ्रेंड्सों को बोल देना कि क्लास अटेंड करें, ठीक है, क्योंकि बहुत कम बच्चे क्लास अटेंड करते हो आप लोग। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पार्ट 3 मानवीय अस्तित्व और प्रकृति। ये सबने लिख लिया, ये बोर्ड पे से सबने उतार लिया?
के। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में जो है पार्ट 3 मानवीय अस्तित्व और प्रकृति, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं काका कालेलकर। ठीक है, आप लोग पहले से पढ़ लेना एक बार। तो इसके लेखक कौन है? काका कालेलकर, और इन्होंने प्रकृति के प्रेम के बारे में बताया है कि हमको प्रकृति से क्या चीजें मिलती हैं, या हमको प्रकृति के पास कितना समय अपना व्यतीत करना चाहिए, या लेखक का जब मन होता था तो वो कहाँ चला जाता था। ओके, अच्छा, जब तक 5 जातिवाचक शब्द लिख के बताओ आप बुक में से देख करके। चैट बॉक्स पर लिखो 1-2 जातिवाचक शब्द, अभी टाइम है क्लास ओवर होने में। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा शब्द जो है आप पाठ में से 1-2 शब्द चैट बॉक्स पर लिखो। जातिवाचक, भाववाचक, चलो ओके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 पढ़ेंगे अपन। ओके।